नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। सुबह के 8 बजे का वक्त है। कोरोना अपडेट हेल्थ बुलेटिन का वक्त है। कई बड़ी खबरों से पहले आपको बताते हैं कि यूपी में इस वक्त ताज़ा हाल क्या है, ताज़ा अपडेट क्या है। अब तक 7,445 कोरोना संक्रमण के मामले उत्तर प्रदेश में। एक दिन के भीतर 275 नए मामले सामने आए हैं। 2,834 एक्टिव केसेस हैं। 4,410 इनमें ठीक हुए हैं अब तक 201 लोगों की जान गई है कोरोना से। बिजनौर में 7, सुल्तानपुर में भी 6 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे ही आगरा में 5 और फिरोजाबाद में 3 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश का कोरोना अपडेट पिछले 24 घंटे का हम आपको दे रहे हैं। 270 से ज्यादा मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में और फिरोजाबाद में 3 स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक ये सारा आंकड़ा 7,445, 2,834 इसमें एक्टिव केसेस, 4,410 ठीक होकर घर वापस। बिजनौर में 7, सुल्तानपुर में 6, आगरा में 5 और फिरोजाबाद में 3 स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव। अगली बड़ी खबर आगरा से है। वहां पर तेज आंधी से ताजमहल को नुकसान हुआ है। ताजमहल के अंदर बहुत नुकसान हुआ है। मुख्य मकबरे पर बंधे लोहे के पाइपों का हिस्सा गिर गया है। तेज आंधी से रेड सैंडस्टोन की रेलिंग भी टूट गई है। बड़ा अपडेट आगरा से ताजमहल से। ताजमहल को नुकसान तेज आंधी से, अंदर बहुत नुकसान हुआ है। रेड सैंडस्टोन की रेलिंग टूटकर गिरी है। तेज आंधी की वजह से ताजमहल के भीतर और मुख्य मकबरे पर बंधे लोहे के पाइपों का हिस्सा भी गिरा है ताजमहल के भीतर। यह बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कल की तेज आंधी से यह नुकसान हुआ है ताजमहल में, दुनिया के अजूबे में। नितिन उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर है। नितिन, और क्या नुकसान हुआ है ताजमहल को? देखिए, शुक्रवार शाम को तेज आंधी आई है, उससे ताजमहल को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और ताजमहल के मुख्य मकबरे की संगमरमर की जो रेलिंग है और चमेली फर्श की जो रेड सैंडस्टोन की रेलिंग टूट गई है। इसके साथ ही जो इस समय काम चल रहा था, मड पैकिंग का काम चल रहा था, ऐसे में व्हाइट प्लेटफॉर्म पर बंधी लोहे की जो पाइपों की जो पाड़ है, यानी इसकी फोल्डिंग है, वो भी गिर पड़ी है। जगह जगह कई जगह पत्थर उखड़ने की खबर है। वुडन रेलिंग भी टूट गई है। कुल मिला के कल आगरा में 100 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से ज्यादा की हवाएं आगरा में चली, जिससे एक तरफ तो किसानों की फसलों को बहुत नुकसान है। जगह जगह पेड़ गिरे हैं, खंभे गिरे हैं देहात इलाकों में, शहरी इलाकों में। तो वहीं दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है ताजमहल, उसको भी क्षतिग्रस्त हुई है। आकलन किया जा रहा है। एएसआई के तमाम अधिकारी ताजमहल परिसर में इस समय मौजूद हैं। क्योंकि इस समय ताजमहल कोरोना क्राइसिस के चलते बंद पड़ा हुआ है, तो ऐसे में अब काम को मैनेज करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इससे पहले भी देखा जाएगा, 1 साल से 2 साल पहले भी जब आगरा में ओलावृष्टि अतिवृष्टि हुई थी, तब भी ताजमहल को ऐसे ही नुकसान पहुंचा था। कुल मिला के जो कमजोर पत्थर हो चुके थे और जो बिल्कुल लूज स्टोन थे, वो उखड़ गए हैं। इसके साथ ही जो पाइपों की जो पाड़, इसकी फोल्डिंग थी, वो गिरने से भी नुकसान पहुंचा। शुक्रिया आपका नितिन। अब आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार की दूसरी पारी के 1 साल पूरे हो गए हैं। इसके बाद अब भाजपा पूरे देश में अभियान चलाने जा रही है। बात करें यूपी की, तो यहाँ पर 6 वर्चुअल रैलियां होंगी, संवाद का अभियान चलेगा और 1 साल के तमाम उपलब्धियों को लेकर भाजपा जनता के बीच जाएगी। डिजिटल वर्चुअल संपर्क माध्यम से लोगों तक उपलब्धियां पहुंचाई जाएंगी। कोरोना काल में किस तरह से भाजपा की रणनीति है,
जनता के बीच किन किन उपलब्धियों को लेकर भाजपा जाएगी, क्या पूरा प्लान है, भाजपा और यूपी में क्या खास तैयारी है, ये जानते हैं अब अपने संवाददाता से। शैलेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। शैलेश हमें बताएंगे कि ये वर्चुअल जो कनेक्ट करने का प्लान है बीजेपी का, ये कैसा है और इसमें हमें क्या दिखाई देगा, बताइए शैलेश। राजेंद्र, देखिए इस समय क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है और लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा होने पर भाजपा ने अपनी रणनीति बनाई है। इसमें डिजिटल माध्यमों का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। 6 वर्चुअल रैली होंगी। इसके अलावा जो डिजिटल माध्यम है, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, इनके माध्यम से जनता तक पहुंचा जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके अलावा व्यक्तिगत पहुंच भी बनाई जाएगी। अब सवाल उठता है व्यक्तिगत पहुंच आखिर लॉकडाउन में कैसे बनेगी, तो इसका जवाब ये है कि पत्र भेजे जाएंगे एक एक व्यक्ति तक और उनको बताया जाएगा कि मोदी सरकार 2.0 के पहले साल की क्या प्रमुख उपलब्धियां हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जब व्हाट्सएप से कनेक्ट होने की, तो बूथ स्तर पर व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए जाएंगे और उन व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से कार्यकर्ता जो हैं वो जनता से जुड़ेंगे। यानी गांव-गांव में जो उद्योग चलते हैं, जो काम धंधे चलते हैं, उन लोगों तक भी पहुंच बनाई जाएगी। वर्चुअल रैली की अगर हम बात करते हैं तो ये 6 रैलियाँ इस तरह की होंगी जिसमें जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी हमें डिजिटल मोड पर दिखेंगे। एक साथ बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता एक सेम प्लेटफॉर्म पर आएंगे और एक इस तरह का एहसास दिलाएंगे जो रैली क्योंकि सड़कों पर तो हो नहीं सकती, तो डिजिटल माध्यम से सब लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता से संवाद करेंगे, संपर्क करेंगे और जनता को इस 1 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। अगर बड़ी इस 1 साल की उपलब्धियों की बात करें तो देखिए, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो धारा 370 का, चाहे बात की जाए इसके अलावा राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जो सालों से प्रतीक्षा थी, भले ही फैसला कोर्ट का था उस पर, लेकिन जिस तरह से सरकार उस मुद्दे पर मोर्चा खोली है, जिस तरह से लड़ी है, वो अपने आप में याद किया जाता है। इसके अलावा बात करें ट्रिपल तलाक का मुद्दा, एक बड़ी राहत थी एक वर्ग विशेष को और उसकी हर तरफ सराहना हुई थी। तो ये सारी उपलब्धियां जो हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएंगी व्यक्तिगत रूप से पत्र भेजकर, इसके अलावा डिजिटल माध्यम से। और दूसरी चीज़ देखिए, अगर इन सारी उपलब्धियों की बात करते हैं तो अभी कुछ समय पहले ही भाजपा का स्थापना दिवस बीता था, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से ही भाजपा उसमें क्योंकि उस समय लॉकडाउन की सख्ती भी ज़्यादा थी तो उस समय भाजपा इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भाजपा जो है पीएम मोदी का 1 साल पूरा होने पर जनता के बीच जा रही है, लेकिन फिजिकली ना जाकर वो डिजिटल माध्यम से जाएगी और उनको बताएगी कि इस 1 साल में क्या उपलब्धियां रही हैं भाजपा सरकार की, क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। अयोध्या के राम मंदिर की अगर बात करते हैं तो कई दशकों से वो फैसला जो था वो रुका हुआ था, कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ती थी, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये मजबूत पैरवी का नतीजा है जो ये ऐतिहासिक फैसला जो है वो आया। बात करें जैसे ही मोदी 2.0 गवर्नमेंट आती है वो उसके बाद ट्रिपल तलाक जैसे बड़े मुद्दे पर फैसला लेती है। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर फैसला लेना आसान नहीं था। इन सारी चीज़ों के बावजूद देखिए एक और चीज़ इन सब में ध्यान देने वाली है, चाहे वो अयोध्या का मुद्दा हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, इन मामलों पर पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने कई बार घेरने की कोशिश की लेकिन वो घेर नहीं पाया। वो पूरे विश्व में कोई देश उसके साथ नहीं आया। तो ये भी एक सफलता के रूप में ही देखा जा सकता है कि सरकार ने बड़े फैसले लिए लेकिन कोई उन फैसलों का विरोध भी नहीं कर पाता है आके, या करता है तो कहीं से समर्थन नहीं मिलता। तो ये जो उपलब्धियां हैं, प्रदेश की जो भाजपा विंग है, जो यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश के, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य भी है, देखिए इसी राज्य से प्रधानमंत्री हैं, वाराणसी से उनकी सीट है, इसी राज्य से देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, लखनऊ से सांसद हैं वो। तो इस तरह अगर देखिए 80 सीटें हैं, सबसे बड़ा राज्य है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु रहेगा। और आज जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा पार्टी के, वो शाम 4 बजे फेसबुक लाइव के माध्यम से इन अभियान की शुरुआत करेंगे। राजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश। आपने हमारे दर्शकों के सामने वो खाका रखा जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष जो पूरा हुआ है उसमें अपनी उपलब्धियां बताएगी। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी स्कूल में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।
अपने आज ही कोर्ट इस पर अपना फैसला भी सुना सकता है। दरअसल तमाम असफल अभ्यर्थियों ने कई सवालों के गलत जवाब के आरोप लगाकर नतीजों को रद्द किए जाने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाकर नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने और घोषित परिणाम रद्द करने की मांग की गई। याचिका में यह भी कहा गया है कि कई प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत होने के कारण सही जवाब देने के बावजूद अभ्यर्थियों को चयन सूची में स्थान नहीं दिया गया है, जबकि गलत उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। अब अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा परिणाम को रद्द करके उन्हें सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों को शामिल करके घोषित किया जाए। तो विवाद अभी थमा नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। हम इस खबर को ट्रैक करेंगे, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अपना घर बार छोड़कर बाहर के राज्यों में काम करने वाले लाखों मजदूर कोरोना की वजह से अब उत्तर प्रदेश लौट आए हैं। पिछले 2 महीनों में करीब 27 लाख से ज्यादा मजदूरों की प्रदेश वापसी हो चुकी है और इन तमाम मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। इससे यूपी के लोगों को यूपी में ही काम मिलने का रास्ता साफ हो गया है। 25 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म होने जा रहा है और बीते 2 महीनों में देश के तमाम हिस्सों में बसे उत्तर प्रदेश के करीब 27 लाख मजदूर वापस लौट आए हैं और इतनी बड़ी संख्या में यूपी लौटे मजदूरों को फिर से रोजगार देना यूपी सरकार की पहली प्राथमिकता बन गई है, जिसके लिए आज योगी सरकार ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ MOU किया। कामगार और श्रमिकारा ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है और इसकी ताकत अब तक देश के निर्माण में अपना योगदान दे रही थी। हम इस ताकत का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश को और एक नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए कर रहे हैं और इसीलिए स्किल मैपिंग के माध्यम से हर हाथ को काम और हर घर में रोजगार उपलब्ध कराने की इस कार्रवाई को प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है। इन तीनों संगठनों के साथ यूपी सरकार के इस समझौते से उत्तर प्रदेश में 11 लाख कामगारों को रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। MOU के मुताबिक इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने 5 लाख कामगारों, जबकि नरडेको ने 2.5 लाख और CII ने 2 लाख श्रमिकों की मांग की है। बहुत सराहनीय प्रयास है गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने जितना प्रयास किया है कि जितने माइग्रेंट लेबर्स बाहर से आए उत्तर प्रदेश में उन्हें काम दिलवाए, उसके लिए ही हम लोगों ने अपनी तरफ से IAA की तरफ से पहल की है। जो इंडस्ट्री के यूपी की इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स हैं, यदि इन श्रमिकों को हम यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक अनूठा समीकरण होगा। योगी सरकार ने बाहर से मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए पहले से ही स्किल मैपिंग का अभियान चला रखा है, जिसके तहत मजदूरों के हुनर के मुताबिक उनका अगला डाटा तैयार किया जा रहा है ताकि हर सेक्टर को उसकी जरूरत के मुताबिक कामगार मुहैया कराया जा सके। प्रवासी श्रमिकों के उत्तर प्रदेश लौटने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर हाथ को काम देने की बात कही थी और आज बड़े औद्योगिक संस्थाओं के साथ जो MOU सरकार ने किया है उसका मकसद भी यही है कि प्रवासी श्रमिकों को उनके स्किल के मुताबिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए। सरकार ने पहले इन मजदूरों की स्किल मैपिंग की और उसके बाद बड़े औद्योगिक संस्थाओं के साथ करार कर उन्हें रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, ABP गंगा, लखनऊ। और एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है। विवादित ढांचा विध्वंस पर इकबाल अंसारी, जो कि मुद्दई रहे हैं बाबरी मामले में, उनका कहना है कि विध्वंस के सभी आरोपियों की सजा माफ हो। इकबाल अंसारी ये बात कह रहे हैं।
उनका कहना है सभी आरोपियों की सरकार सजा माफ करे, कोर्ट के फैसले का सम्मान, अब सारा विवाद खत्म। सीबीआई की विशेष अदालत में मामला चल रहा है और चौंकाने वाला बयान इकबाल अंसारी का, क्योंकि यह स्टैंड उनका नहीं रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि चूंकि विवाद खत्म हो गया है, इसलिए जिनका नाम है विध्वंस मामले में जो आरोपी हैं, वो मामले खत्म किए जाएं। इकबाल अंसारी का ये बयान, सभी आरोपियों की सरकार सजा माफ करे। बहरहाल अभी तो सजा हुई नहीं है, लेकिन इकबाल अंसारी ये कहना चाह रहे हैं कि ये मामला ही समाप्त हो। सीबीआई की विशेष अदालत में फिलहाल मामला चल रहा है। विवादित ढांचा विध्वंस पर इकबाल अंसारी, जो कि वो और उनके पिता पैरोकार रहे हैं बाबरी मस्जिद मामले में, मस्जिद के, उनका यह कहना है कि अब चूंकि विवाद समाप्त हो गया, इसलिए ये भी खत्म हो। बयान देखिए। ये भी मसला जो है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि से लगा हुआ था। हम ये चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम का कोई विवाद ना रहे, क्योंकि ये हमारे देश का मसला है। और जो है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि, ये राजनीति में 28 साल घूमता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर हक में फैसला कर दिया, फैसला आ गया, सारे हिंदू मुसलमानों ने उसका सम्मान किया है। अब हम चाहते हैं कि विध्वंस में जितने भी आरोपी हैं, सरकार इन लोगों को भी जो है जैसा भी चाहे इस मामले को खत्म करे, क्योंकि अब इससे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इकबाल अंसारी के सुर देखिए आप। वो ये कह रहे हैं कि सभी लोगों ने जब फैसला मान लिया है अयोध्या मामले पर, तो अब ये मामला भी खत्म हो, सरकार जैसे चाह के वैसे खत्म करे। उमा भारती समेत करीब 32 आरोपी हैं इस मामले में, और कौन कौन से हैं वो आपको बताते हैं। मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह जैसे लोग आरोपी। ऋषि हमारे संवाददाता इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ऋषि, इस बयान का प्रीटेक्स्ट बताइए और इस सारे मामले के बारे में भी दर्शकों को बताइए। जी, आपको बता दें कि जो बाबरी विध्वंस का जो मामला था, इकबाल अंसारी सरकार से मांग की है कि जो भी आरोपी है सबकी सजा को माफ किया जाए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला कर दिया, इस मामले को भी खत्म कर दिया जाए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जो भी मामला है अब इसको और आगे न बढ़ाया जाए। जी, क्या उनके इस बयान के बाद अयोध्या में किसी और प्रकार की प्रतिक्रिया आपको मिल पाई है, किसी और पैरोकार की, किसी हिंदू संत की? ऋषि, हिंदू संत की बात करें तो हिंदू संत में अभी किसी ने कोई बयान नहीं दिया है। जो इकबाल अंसारी हैं, जो कि मुद्दई रह चुके हैं बाबरी मस्जिद के, इन्होंने अब मांग की है सरकार से कि जो भी इसमें 32 आरोपी हैं सबकी सजा को माफ किया जाए और इस मामले को आगे न बढ़ाया जाए। शुक्रिया आपका ऋषि गुप्ता। एक बार और देखिए आप, इकबाल अंसारी ने क्या कहा, फिर से देखिए। मसला जो है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि से लगा हुआ था। हम ये चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम का कोई विवाद ना रहे, क्योंकि ये हमारे देश का मसला है। और जो है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि, ये राजनीति में 28 साल घूमता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर हक में फैसला कर दिया, फैसला आ गया, सारे हिंदू मुसलमानों ने उसका सम्मान किया है। अब हम चाहते हैं कि विध्वंस में जितने भी आरोपी हैं, सरकार इन लोगों को भी जो है जैसा भी चाहे इस मामले को खत्म करे, क्योंकि अब इससे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की मौत का मामला है। सीपीआरओ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने इस मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि रेलवे की तरफ से कोई लापरवाही नहीं की गई है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में अब तक 20 प्रवासियों की मौत हुई है। एक पॉजिटिव था, बाकियों को दूसरी बीमारियां थी। रेलवे की तरफ से सफाई। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की मौत के मामले में सफाई दी है रेलवे ने कि उनकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं की गई है। रेलवे कह रही है कि सब कुछ ठीक था। जो 20 मौतें हुई हैं उसमें से एक कोरोना पॉजिटिव था, बाकी को दूसरी बीमारियां थी, इसलिए रेलवे का कोई लेना देना नहीं है। यह सफाई नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की। एक और बड़ी खबर, कानपुर में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। खबर दिखाने पर सपा विधायक के खिलाफ एफआईआर हुई है। विधायक इरफान और भाई समेत कई पर मुकदमा दर्ज हुआ है। लापरवाही पर चमनगंज चौकी प्रभारी भी सस्पेंड कर दिए गए हैं।
कई पुलिसकर्मियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। विधायक और उनके परिवार ने हॉटस्पॉट इलाके में लॉकडाउन का उल्लंघन किया। 100 से ज्यादा लोग उनकी बुलाई भीड़ में मौजूद थे। हमने आपको ये खबर दिखाई और इसी पर यह कार्रवाई। विधायक इरफान और उनके भाई समेत कई पर मुकदमा। चमनगंज चौकी इंचार्ज सस्पेंड। कई पुलिसकर्मियों से क्लैरिफिकेशन भी मांगा गया। आगे बढ़ते हैं। क्या देश में लागू लॉकडाउन फिर से बढ़ने वाला है, एक्सटेंड किया जाने वाला है? इन दिनों देश के लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, क्योंकि एक ओर 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने वाला है, दूसरी ओर देश भर में कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि सरकार एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा सकती है, लेकिन इस बार ज्यादा रियायतों के साथ। क्या 31 मई से देश में लॉकडाउन हट जाएगा? क्या 1 जून से फिर से पटरियों पर ट्रेनें दौड़ने लगेंगी? क्या 68 दिन बाद देश में फिर से जनजीवन सामान्य हो जाएगा? इकतीस मई को कोरोना लॉकडाउन के चौथे चरण की मियाद खत्म हो रही है और देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या लॉकडाउन बढ़ेगा या रियायतों के साथ देश में एक बार फिर कामकाज शुरू हो जाएगा? इसी मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है और इस बात पर चर्चा हुई कि क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाए या खत्म किया जाए। गृह मंत्री ने इस मुद्दे पर राज्यों से सुझाव मांगे। हालांकि ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने आगे के फैसले के लिए केंद्र सरकार को ही फैसला लेने को कहा है। हालांकि माना जा रहा है कि 31 मई से पहले 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि देश में कोरोना के मामले 1.5 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन इस बार लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए पहले से ज्यादा रियायतें मिल सकती हैं। जगह 11 शहरों में अभी भी 80% जो अपने यहाँ इन्फेक्शन है वो 11 शहरों में है, तो 11 शहरों के लिए तो कुछ बनेगा ही। जो कंटेनमेंट जोन सैकड़ों के संख्या में आज देश भर में अलग अलग शहरों में है, वहाँ भी बनेगा। कुछ नए ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा प्रादुर्भाव हुआ है, वहाँ भी कुछ कार्यक्रम होंगे। तो कुछ तो ऐतिहासिक कदम तो उठाए जाएंगे। अब उसको लॉकडाउन 5 कहते हैं या क्या कहते हैं, ये 2 दिन रुकिए, इंतजार कीजिए, तब तक आपको पता चलेगा। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अगर लॉकडाउन बढ़ाती है, तब भी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेजेस और जिम को खोलने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि अब भी महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन 2 महीने से ज्यादा समय से उद्योग धंधे ठप होने की वजह से देश की आर्थिक सेहत को दोबारा दुरुस्त करना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लॉकडाउन 4 खत्म होने वाला है और लॉकडाउन बढ़ाने की सुगबुगाहट तेज है, लगभग बढ़ना तय हो चुका है। इस बीच इबादत गाहों को खोलने की मांग भी उठने लगी है। धर्मगुरुओं ने सरकार से धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग की है। उनका कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ धार्मिक स्थल खोले जाएं। इबादत गाहें हैं, जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, उनको खोलने की परमिशन दी जाए और इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से जो भी गाइडलाइंस होंगी, जो भी रूल रेगुलेशंस होंगे, उनको पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा। चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो या मास्क का मामला हो या नंबर ऑफ पर्सन की लिमिटेशन का मामला हो, इन तमाम चीजों पर अमल किया जाएगा। अभी तक जिस तरीके से चाहे रमजान हो, चाहे ईद हो या मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो फेस्टिवल्स आए हैं, जिस तरीके से सबने उस पर अमल किया है, वैसे ही हम सब लोग आगे भी अमल करते रहेंगे। और फतेहपुर से दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। महिला पर ब्लेड और चाकुओं से हमला किया गया है। जिंदा कब्र में दफन करने के लिए जा रहा था पति। भीड़ ने आरोपी के चुंगल से महिला को छुड़ा लिया।
पीड़िता को नाजुक हालत में हॉस्पिटलाइज कराया गया है। बड़ी खबर, भीड़ ने आरोपी के चुंगल से महिला को छुड़ाया है। पीड़िता की हालत नाजुक, हॉस्पिटल में भर्ती। दिल दहलाने वाली खबर फतेहपुर से। इस बड़ी खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।